सपने उनके पूरे नहीं होते हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे नहीं होते हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं जो बड़े ख्वाब लेकर जिद पर अड़े होते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू स्पिन अकेडमी यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सॉल्यूशन चैप्टर का एक स्पेसिफिक टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। एज यू नो, हम सभी जानते हैं कि क्लास 9th में हमने पढ़ा है मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, है ना। तो 3 स्टेट्स का आपस में मिक्स करके हम देखेंगे। और वैसे हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, तो एज ए सॉल्यूशंस हमारे पास होमोजीनियस होना चाहिए। इट शुड बी होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस होगा तो हमारे पास एज ए सॉल्वेंट हमें क्या लेना पड़ेगा? वाटर। ठीक है। तो पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में जो हमें फ्री फॉकेट का सॉल्वेंट मिलता है वो होता है वाटर। और वाटर के अंदर हम सभी को डिसोल्व करके देखेंगे। तो 3 स्टेट्स को डिसोल्व करके देखेंगे। सो नाउ फर्स्ट वन इज वी हैव 3 कैटेगरीज। तो नाउ फर्स्ट वन इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, है ना, एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हमारे पास 3 टाइप्स की सॉल्युबिलिटीज़ है। हम हर एक स्टेट को वाटर में डिसोल्व करके देखेंगे और उसकी क्या नेचर है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, उन सबको हम समझेंगे। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। अगर आपको इसको दिल तक छू लिया, आपको इसने बढ़िया से समझ लिया है, तो आपको राउल्ट लॉ, हेनरी लॉ, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, वो समझ में आएंगे। वेपर प्रेशर आगे का पूरा समझ में आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग के तौर पर सॉल्युबिलिटी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे हम इसको समझेंगे कि अपने पास जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी होगी। चलिए आइए उसको समझने का कोशिश करते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज टुडेज टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ओके। और वी हैव 3 टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी। नंबर 1, solubility of solid in liquid. Second is solubility of liquid in liquid, okay. And third one is solubility of gas in liquid. So ये जो हमने ऊपर के फर्स्ट यानी कि सॉलिड इन लिक्विड जो देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, इन दोनों में हमारे पास आगे चलकर जो लॉस फॉर्म होगा वो होगा कौन सा? यहाँ पर होगा राउल्ट लॉ। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? राउल्ट लॉ, है ना। जैसे अगर और इसको राउल्ट लॉ को भी और अच्छे से क्लासिफिकेशन दूँ मैं, तो हमारे पास ये जनरेट हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड में राउल्ट लॉ। एंड इसमें हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। समझेंगे क्या होता है वेपर प्रेशर, उसको भी समझेंगे हम। और हमारे पास ये कौन सा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और इसमें जो रूल आएगा वो कौन सा है? हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ। तो हम यहाँ पर हेनरी लॉ पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट में 3 वाले से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हेडिंग जो हमारा होगा वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये होगा, है ना। तो पहले ट्राई करते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी को समझें। फर्स्ट में तो क्या करना है अपन को? इनकी सॉल्युबिलिटी को समझना है। फिर उसके बाद सॉल्युबल होता है तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, what is the effects of nature, what is the effects of the temperature, what is the effects of the pressure। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। और हेनरी लॉ जो हमारे पास है वो प्रॉपर्टी कौन से इफेक्ट्स की है? प्रेशर वाली है। किसकी है? प्रेशर और रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो उसके साथ देखेंगे उन चीज़ों को क्या इफेक्ट्स होते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, घटती है, इंक्रीज एंड डिक्रीजेज, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं।
सो ये आई थिंक आप क्लियर कट रखो माइंड में कि हमें सर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि नॉन वोलेटाइल कंडीशंस बनेगी तो हम इसको समझेंगे आगे जाके। राउट लॉ का ही हमारे पास जो है उसका प्रॉपर्टीज़ है, उसी का आगे जाकर जो फॉर्म बनेगा वो रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर बनेगा और हेनरीज लॉ। तो फर्स्ट में हेनरीज लॉ होता है और उसी से राउट लॉ भी समझेंगे और फिर आगे हम ये दोनों चीज़ें। तो माइंड में ये क्लियर करना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उसके अंदर आएगा हेनरीज लॉ। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, उसके अंदर राउट लॉ। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसके अंदर रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर। फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आ ही जाएंगे, तो यहाँ से एंट्री होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट नंबर पे हम ले रहे हैं किसको? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहले हम सॉल्युबिलिटीज़ को देख लेते हैं लिक्विड और उसके इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं, फिर हम गैसेस वाली प्रॉपर्टीज़ को फर्स्ट में लेंगे, उसको समझेंगे, आगे उसके रूल्स क्या होंगे उसको समझेंगे। पहले हम जनरली सॉल्युबिलिटीज़ को देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सीधी सी बात है। ओके, सपोज दैट हम एक बीकर लेते हैं, वी टेक अ बीकर एंड टेक अ सॉल्वेंट। हमने सॉल्वेंट लिया एज अ वाटर, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, उसको हम ले रहे हैं। अब हमारे पास सॉल्युबिलिटी देखना चाहते हैं सॉलिड की। सो हम सॉलिड फॉर्म में क्या ले रहे हैं? सॉलिड फॉर्म में हमारे पास है सॉल्ट। सॉल्ट हमने लिया इसमें, ठीक है, सॉल्ट लिया हमने और हम इसको डिज़ोल्व करके देखेंगे, डिज़ोल्व करेंगे इसको, है ना। अगर इसको डिज़ोल्व करोगे आप तो आप इसके डिजोल्यूशन में यानी सॉल्युबिलिटी जो है, ये सॉल्युबिलिटी देखना चाहते हो तो आप कहोगे सर ये अगर ये डिज़ोल्व हो गया है, कंप्लीटली मिसेबल है इसके अंदर, तो हम कहेंगे ये सॉल्युबल है। क्या ये जान लेना ही सफिशिएंट है अपने लिए? नहीं, ये जान लेना सफिशिएंट नहीं है। अब इसके अंदर की बात जानेंगे। क्या क्या जानेंगे अंदर की बात? सर ये जानना चाहिए अपन को कि अगर ये सॉल्युबल हुआ है, अगर ये सॉल्युबल हो रहे हैं, पार्टिकल्स इसके सॉल्युबल हुए हैं, तो सॉल्युबल होने में किस किस का रोल होगा, है ना। सॉल्युबल होने में देखो, बोलो सॉल्यूट का रोल होगा कि नहीं होगा, उसकी नेचर डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। सॉल्वेंट का रोल प्ले होगा कि नहीं होगा? होगा सर, डिपेंड करेगा उस पर, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट लिया कैसा है, सॉल्यूट लिया कैसा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। यस, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, फिर और क्या चीज़? सर अभी फ़िलहाल टेम्परेचर क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देन द सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। क्या इफेक्ट्स होंगे? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी, उस पर क्या इफेक्ट्स होंगे उसको देखेंगे। सर प्रेशर का क्या इफेक्ट्स होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। और अगर हम सॉलिड ले रहे हैं तो सॉलिड में क्या लिया हमने? सॉल्यूट लिया है ना। सॉल्यूट लिया है तो सॉलिड में एक चीज़ और प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, क्या? कि सर उसकी लैटिस एनर्जी क्या है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। तो सॉलिड के अंदर ही, क्योंकि सॉलिड किस में होता है? लैटिस में होता है कि नहीं? सॉलिड लैटिस में हो सकता है, तो लैटिस में होगा तो उसकी लैटिस होगा तो फिर उसकी प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करेगी। दूसरी बात, कंडीशन ये है कि उसका नेचर में जो बॉन्ड है, अगर सॉलिड है तो सॉलिड कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड वाला है या आयनिक बॉन्ड वाला है, तो इस बात पर भी डिपेंड करेगा। बोलो यस और नो? यस। तो हमारे पास डिपेंड करता है कि जो हमने सॉलिड लिया है वो कैसा है, कोवलेंट है या फिर आयनिक है, क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट द वन इज अ फर्स्ट रूल, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड करेगा। तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा तो यहाँ हम एक रूल जनरेट कर देते हैं, और रूल का नेम क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक रूल। रूल का नेम क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक रूल। सिंपल सी बात है। अब सर ये है क्या चीज़?
लाइक डिसॉल्व लाइक रूल है क्या? देखो, लाइक करना किसको? डिसॉल्व कर रहा है जिसके साथ उसको, है ना? तो एक दूसरे को लाइक करना, पसंद करना, ये लाइक डिसॉल्व लाइक रूल है। आप भी क्या करते हो? किसके साथ रहना बैठना पसंद करते हो? जिसको आप लाइक करते हो। सीधी सी बात, आपका दोस्त हुआ, फ्रेंड हुआ, कोई भी जो एनीवन है ना? आपका बेस्ट है जो उसके साथ है, आपका गर्लफ्रेंड है, किसके साथ आप बेस्ट रहना चाहते हो, तो वो जिसको लाइक करते हो उसके साथ है कि नहीं? सीधी सी बात है। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर जनरेट होके आता है एक सिंपल सा रूल, वो है पोलर डिसॉल्व इन द पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व इन द नॉन पोलर। ये आपने पढ़ा भी होगा। तो आपके पास क्या है, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो पोलर डिसॉल्व पोलर, तो ये हो गया। लाइक पोलर डिसॉल्व होता है किसमें? पोलर में। तो ये आपके पास हो गया पोलर डिसॉल्व पोलर। सेकंड क्या है? नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर डिसॉल्व करेगा नॉन पोलर में। सिंपल सी बात है ना? तो ये चीज़ें हैं आपके पास जैसे कि मान लीजिए उठा के सॉलिड NaCl क्यों डिसॉल्व हो रहा है? क्योंकि NaCl सर बेस्ट पोलर है किस, और वाटर भी क्या है? पोलर है। तो वाटर पोलर है तो ये भी पोलर है, इसीलिए डिसॉल्व। आपने देखा होगा फेविक्विक नहीं आती, फेविक्विक, उसको चिपका दो यहाँ पे, है ना? अगर आपने यहाँ चिपका दिया तो अगर वो चिपक गया तो फिर आप पानी कितना ही डाल लो, छूटेगा नहीं। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि फेविक्विक में जो मटेरियल है वो नॉन पोलर है और वाटर है पोलर। आप उसमें नॉन पोलर डालिए, वो छूट जाएगा। मान लीजिए किसी के होठ आपने चिपका दिए, फेविक्विक लिया, सो रहा है और उस पर लगा दिया तो चिपक गए। अब क्या करना है भैया? काटना पड़ेगा? नहीं, वाटर आप डालोगे तो छूटेगा नहीं। आप वाटर से वॉश करते हो क्योंकि वो पोलर नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। तो हमें क्या करना है कि जो नॉन पोलर है तो वो डिसॉल्व होगा नॉन पोलर में, है ना? तो आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट लाके उसमें डिसॉल्व करना है। जैसे कि पेट्रोल हुआ, है ना, बेंजीन हुआ, ये सब क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कार्बन डाइसल्फाइड हुआ, तो ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं और इनको आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा उसमें जाके, तब जाके ये होगा। चलिए ये समझ में आ गया। तो पोलर और नॉन पोलर की कहानी खत्म। अब हमारे पास जब भी नेचर की बात आएगी तो उसमें लाइक डिसॉल्व लाइक रूल क्या होता है? लाइक डिसॉल्व लाइक रूल, पोलर डिसॉल्व इन द पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व इन द नॉन पोलर। सिंपल सी बात है ना? तो ये अपने पास लाइक डिसॉल्व लाइक रूल। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्या है आपके पास? सेकंड नंबर है आपके पास टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होगा? टेम्परेचर की क्या कहानी है भैया? टेम्परेचर की बड़ी सुंदर कहानी है ना? सॉलिड के अंदर टेम्परेचर दो चीज़ों पर, वैसे हम क्या कहेंगे जनरली अगर हम कहें तो क्या होता है? आप देखोगे तो क्या होगा? सर व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीजेस। अरे भाई शुगर सिरप देखा होगा, जलेबी खाई होगी। जलेबी खाते हैं तो उसमें क्या होता है? शुगर सिरप होता है कि नहीं होता है ना? जिसे चाशनी बोलते हैं अपन, वो होती है। आपने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें क्या है? वो डिसॉल्व हो जाती है। आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दो तो क्या हो जाएगी? उस पर वापस सॉलिड स्ट्रक्चर में ऊपर जमने लग जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी वो सारी की सारी। तो अगर ऐसा है तो यानी टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है। लेकिन क्या सॉलिड के अंदर सभी में ऐसा होता है? नहीं, ये बात कहना सही नहीं है, ये गलत है ना? कुछ के साथ इंक्रीज होता है, कुछ के साथ डिक्रीज होता है। तो फिर ये कैसे समझेंगे सर? ये डिपेंड करता है उस कंपाउंड पर, वो कैसा है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो यहीं पे जनरेट होता है। आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा ली चैटरलिय प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पर ली चैटरलिय प्रिंसिपल पढ़ेंगे। और किसके लिए पढ़ेंगे? यहाँ पर दो चीज़ों के लिए पढ़ेंगे। नंबर 1 एंडोथर्मिक और नंबर 2 एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ली चैटरलिय प्रिंसिपल क्या कहता है? कौन है प्रिंसिपल? कौन सा काम कर रहा है यहाँ पर? ली
चैटरलियर प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल। तो ली चैटरलियर प्रिंसिपल आपके पास है और वो क्या कर रहा है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के अंदर उसे हम पढ़ेंगे। एंडोथर्मिक क्या है? ऐसी रिएक्शंस वी रिक्वायर द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर कंप्लीशन द रिएक्शन। रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन के दौरान तो आपके पास क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक होगा, यानी कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं? अगर ऐसा है तो हमारे पास अब ली चैटरली क्या कहता है, इक्विलिब्रियम में आ गया। मान लीजिए सॉल्युबिलिटी जो सॉल्युबल हुआ वो इक्विलिब्रियम में आ गया, सॉल्युबल होके एक बार इक्विलिब्रियम में। कैसे सर ये इक्विलिब्रियम में है ना, एक बार डिसोल्व हो गया इक्विलिब्रियम में आ गया। अब डिसोल्व अगर नहीं हो रहा है, जैसे हमने सैचुरेटेड कंडीशन पढ़ी है, नहीं हो रहा है तो हमें उसको और डिसोल्व करना है, तो वी इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, वो इस रिएक्शंस पे डिपेंड करता है, सॉलिड के लिए, है ना, सॉलिड और लिक्विड के लिए इस पे डिपेंड कर रहा है। तो अब आपके पास क्या है कि ली चैटरली प्रिंसिपल क्या कहता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो भैया एंडोथर्मिक को चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और चाहिए तो वो कौन दे रहा है, हम टेम्परेचर दे ही रहे हैं, और एंडोथर्मिक तो खुश हो गई। एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन खुश हो जाएगी क्योंकि हमने दिया टेम्परेचर, उसको चाहिए था, उसको एनर्जी चाहिए थी, जो उसने एनर्जी ली, एनर्जी लेके क्या करेगा, वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, द टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना। एक्सोथर्मिक में क्या है, आपने रिएक्शन करवाई, उसमें खुद में एनर्जी रिलीज हो रही है। उस बीकर, मान लीजिए आपने बीकर में कुछ डिजोल्व किया, जैसे आपने NaOH डिजोल्व करते हो बीकर के अंदर वाटर में, तो वो आपने देखा होगा उसके चारों तरफ हीट इंक्रीजेज हो जाती है ना। कभी प्रैक्टिकल किया हो, अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो प्लेट्स है वो लेके उसमें डिजोल्व की हो, तो बीकर को नोटिस करोगे तो वो हीटेड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो यानी कि वो रिएक्शन होने में क्या हो रहा है, वहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। अब अगर आप वहाँ टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ली चैटरले प्रिंसिपल कहता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या करती है, उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, टेम्परेचर को रिड्यूस करेगी। टेम्परेचर उसके पास ऑलरेडी है तो वो क्या होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, है ना। हम चल रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना चाह रहे हैं, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने इसके लिए क्या किया कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर क्या बोल दोगे, टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज। ये किसके लिए, ये एक्सोथर्मिक के लिए, और ये किसके लिए, ये एंडोथर्मिक के लिए। और कौन बोल रहा है, ये ली चैटरले प्रिंसिपल। तो देखो आपका टेम्परेचर का इफेक्ट सिर्फ इसी में नहीं काम करेगा, है ना। तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो इस तरह के रिएक्शन शो करते हैं। तो देखो ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास, जैसे कि एंडोथर्मिक है, डिजोल्व हो जाता है, कौन हो जाता है, NaCl हो जाता है, कौन हो जाएगा, KCl हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा, NaNO3। ये इस तरह के जो कंपाउंड्स है ये कैसे होंगे, ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सॉल्ट को आप डिजोल्व कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, है कि नहीं। फिर ऐसे कौन से हैं जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने पर, उस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीजेज हो जाती है। तो वो है जैसे कि लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट H2O, ये ऐसे कंपाउंड्स है जिनकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीजेस। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं
जो इनिशियली तो इंक्रीजेज होते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ एक टेम्परेचर के पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिक्रीज होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो किन के साथ है मामला, तो यहाँ ये नोट लगा के आप लिख लेना आराम से। क्या हो जाएगा? देखो ये कैल्शियम क्लोराइड 6H2 और कौन है? सोडियम सल्फेट 10H2। ये ऐसे कंपाउंड्स है जहाँ पर क्या हो जाती है, आप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, लेकिन आफ्टर सम टाइम द सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीजेस। वापिस से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीजेज हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन पे क्या होता है। तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा? इसका ग्राफ कैसे होगा? इनका ग्राफ कैसे होगा? इनका ग्राफ होगा, ये सॉल्युबिलिटी है, ये क्या है? सॉल्युबिलिटी। ये क्या है? टेम्परेचर। नोटिस हो रहा है? तो ये टेम्परेचर है, ये सॉल्युबिलिटी है। तो ये क्या होगा? स्टार्टिंग में तो इनिशियली ये इंक्रीज, लेकिन आफ्टर अ टेम्परेचर पॉइंट उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा, है ना। तो इनके लिए ऐसा होगा। इनके लिए क्या होगा भाई? ये तो समझ ही आ गई है आपको कि सॉल्युबिलिटी है, ये टेम्परेचर है। तो जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने में इंक्रीज हो रही है तो उसका ग्राफ ऐसे होगा। तो आपके पास एंडोथर्मिक में ऐसा है, एक्सोथर्मिक में ऐसा हो जाएगा। और क्या होगा? ये सॉल्युबिलिटी है, ये सॉल्युबिलिटी है, ये टेम्परेचर है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो सॉल्युबिलिटी और क्या होने लग जाएगी? डिक्रीजेज होने लग जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। आप टेम्परेचर की तरफ चल रहे हो, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके पास ग्राफ्स होंगे इस तरह के। बोलो समझ में आई बात? ये चीज़ें समझ में आ गई है। अब कंडीशन ये भी नोटिस कर लेते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ जब हमने नेचर पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, तो हमारे पास एक और पॉइंट आ जाएगा। इसी के साथ पढ़ लेते हैं, फिर जो मैं बात बताना जा रहा था उसको भी समझेंगे, सॉलिड के कैरेक्टर में ही समझेंगे। ये है प्रेशर। तो प्रेशर का क्या है? प्रेशर का क्या इफेक्ट्स होगा? ये हम किस में पढ़ लेंगे? सॉल्युबिलिटी के इफेक्ट्स पढ़ लेना। इसको क्या हो जाएगा? यहाँ हेडिंग डाल लेना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। तो उसकी सॉल्युबिलिटी के फैक्टर अफेक्टिंग्स देख लेंगे सॉलिड वाले। तो यहाँ पर प्रेशर है। अब प्रेशर एंड लिक्विड, प्रेशर और लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल नेचर प्रॉपर्टीज़ है। सॉलिड और लिक्विड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल है, इतने कंप्रेसिबल नहीं है ना। तो इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब क्या? उस पर प्रेशर से सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा? ना, उस पर कोई खास इफेक्ट्स नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि वी इंक्रीज द प्रेशर, सॉल्युबिलिटी नॉट इफेक्टेड, है ना। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का। किसके केस में? सॉलिड के केस में। सॉलिड के केस में प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट्स नहीं। नो एनी इफेक्ट्स ऑफ द प्रेशर इन सॉल्युबिलिटी। ये अपने पास कंसेप्ट हो गया। अब जिसकी बात मैं कहना चाह रहा था आपसे वो सुनिएगा, वो क्या पॉइंट्स है उसको देखते हैं। देखो जरा, ये थे हमारे पास नेचर की बात कर ले अपन। सॉलिड है तो सॉलिड की क्या कंडीशंस होगी भाई? अगर कोवलेंट है, कैसे कंपाउंड्स है? कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है या कोवलेंट सॉलिड्स है तो उनमें क्या होगा? कोवलेंट्स में क्या होगा? और अगर आयनिक है तो उसमें क्या होगा, है ना। उसको रफ कर देते हैं। आयनिक है तो क्या होगा? आयनिक की कंडीशन में क्या हो सकता है? चलिए, आयोनिक सॉलिड और ये कोवलेंट सॉलिड, दोनों तरह के हैं अपने पास। आयनिक सॉलिड्स में क्या है, या कोवलेंट को पहले देख लेते हैं भाई। कोवलेंट में क्या है? कोवलेंट में वही कंडीशन से, लाइक डिजोल्व लाइक रूल वाला कंडीशन से, है ना। कोवलेंट कंपाउंड्स है तो वो क्या करेंगे? अगर पोलर है तो पोलर में डिजोल्व करेंगे, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजोल्व करेंगे। तो एक तो इसके अंदर हमारे पास कोवलेंट वाले में आ गया लाइक
डिजोल्व लाइक रूल, ये आपने समझ ही लिया है। सेकेंड नंबर है आपके पास इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास वाटर में क्या है, H2O। H2O तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, H and H। ऑक्सीजन इज अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट एक्वायर द नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एक्वायर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इट्स पार्शियली, है ना, पार्शियली पोलर है, तो ये पार्शियली पोलर है। अब इसके अंदर यानी कि पोलराइजेशन हो गया, तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, पोलराइजेशन ऐसा है कि यहाँ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस होता है, और लार्ज डिफरेंस है तो यहाँ पर कोई और जो भी कंपाउंड हम लेके आएंगे, क्या हम जो भी यहाँ कंपाउंड लेके आएंगे वो क्या करेगा, सिर्फ क्या होना चाहिए, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, और उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक्स्ट्रा अट्रैक्शन क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। कंडीशन क्या है? देयर शुड बी अ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पहली कंडीशन है कि हाइड्रोजन होना चाहिए और हाइड्रोजन बॉन्डेड होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ, नहीं ऑक्सीजन के साथ नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? भैया सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है और अप्रॉक्स फिर क्लोरीन है। तो क्लोरीन में इतना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन इनमें तो बनता है। इनके साथ हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, बाकी और के साथ आप नेगलेक्ट कर सकते हो, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर हाइड्रोजन और के साथ है क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक्स्ट्रा अट्रैक्शन होगा? नो, वहाँ पर नेग्लिजिबल अट्रैक्शंस होते हैं, बहुत रेयर, बहुत कम अट्रैक्शन होते हैं, तो हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं उनको। तो हमारे पास तो तुम तो ये तीन के बारे में सोच लो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और थोड़ा बहुत क्लोरीन के साथ, फिर वहाँ इनऑर्गेनिक के अंदर ये देख लेना आप। चलिए, ये कौन है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कोई भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन होना चाहिए और हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, जब भी बॉन्ड दूसरा उससे बॉन्डेड करने आएगा और मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अब जब यहाँ पर अच्छा पॉजिटिव है, यहाँ अच्छा नेगेटिव है, तो इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, तो ये एक्स्ट्रा अट्रैक्शन बना, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। और वाटर में है तो वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और बनाएगा तो वो सॉल्युबिलिटी करेगा भैया। तो ये सॉल्युबिलिटी इसकी देख ली। आयनिक कंपाउंड में देखो, अगर कोई कंपाउंड आयनिक हुआ तो क्या होगा? तो आयनिक कंपाउंड में दो चीज़ें काम करती हैं। एक तो ये लैटिस में हो सकता है, तो लैटिस में होगा तो इसकी क्या होगी? लैटिस एनर्जी होगी। क्या होगी? लैटिस एनर्जी। लैटिस का मतलब समझते हो कि नहीं? अरे भैया मान लीजिए कि हमारे पास NaCl है, तो NaCl पहले एक छोटा सा क्यूब बनाएगा। ये सॉलिड स्ट्रक्चर में पढ़ा करते थे अपन, जब हमारे सॉलिड स्ट्रक्चर चैप्टर था तो उसके अंदर पढ़ते थे, है ना। SSC क्या होता है, ये सारे BCC ये सब पढ़ते थे हम वहाँ पर। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि आपके पास एक मॉलिक्यूल, एक एटम यहाँ है, कॉर्नर्स में है, तो दूसरे यहाँ होंगे, है ना, यहाँ होंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते थे। अगर इस तरह के एजेस पे होंगे, कहाँ होंगे? एजेस पर, तो ये एक लैटिस क्यूब बन गया। अब इस तरह के क्यूब्स बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे क्यूब्स जब आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देखो इतने क्यूब्स होंगे कि ये आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, है ना। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसमें कई सारे रूम्स हैं, तो वो बिल्डिंग क्या होगी? एज ए लैटिस, और उस लैटिस की एक छोटी यूनिट क्या हो गया? वो रूम, ठीक है। तो ऐसे ही है अपने पास यहाँ पर ये साइड में जो बना हुआ स्ट्रक्चर्स है, ये एक इसकी यूनिट है, ठीक है, ये यूनिट है। तो इस तरह का जो पूरा स्ट्रक्चर्स होगा इसे लैटिस बोलोगे। क्या बोलोगे? लैटिस। जैसे हमने कहा आपसे, एक बिल्डिंग होगी, तो उस बिल्डिंग में क्या है? पूरी बिल्डिंग एज ए लैटिस, और उस बिल्डिंग का एक रूम उसकी यूनिट है,
है ना। तो आपके पास इसकी लेटिस एनर्जी हो सकती है। इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इट्स कॉल्ड द लेटिस एनर्जी। उस लेटिस को ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, वो उसकी लेटिस एनर्जी है। जब वो बनी होगी तो उतनी एनर्जी रिलीज भी हुई होगी, है ना, उतनी एनर्जी रिलीज भी हुई होगी, तो ये इसकी लेटिस एनर्जी है। दूसरी इसमें हाइड्रेशन एनर्जी। क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी है जब वाटर में जाएगा मॉलिक्यूल और उसके पास में, जैसे कि हमने कहा NaCl है, तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? ऐसा। अब इसके पास क्या है? नेगेटिव है, इसके पास क्या है? पॉजिटिव है। अगर आपके पास Na आ गया तो Na के पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन कौन जाएगा? Na के पास Na जो है उसके पास भग के कौन जाएगा? ये ऑक्सीजन जाना चाहेगा। तो कई सारे ऑक्सीजन्स वाटर के इस तरह से आके इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। ये अट्रैक्शन है कि नहीं है? अरे भाई अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है। तो इस तरह से इसके चारों तरफ हो जाएंगे। एक Na है और Na के चारों तरफ H2O के ऑक्सीजन जो है वो चारों तरफ उसके इकट्ठा हो जाएगा और उसके चारों तरफ एक बॉल की तरह घूमता रहेगा। अब जब ये अट्रैक्शन है तो हम जानते हैं कि जब अट्रैक्शन होगा वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, है कि नहीं? अट्रैक्शन इज अ बॉन्ड है भाई। आप मान लीजिए किसी के अट्रैक्शन में हो, अट्रैक्शन में है तो आपके पास क्या है? वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो बॉन्ड उतना अच्छा होगा। जितना अच्छा बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब उस बॉन्ड को तोड़ना है तो दूसरे को उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, है ना। तो ये आपके पास है। तो इस एनर्जी को जब वाटर, हाइड्रेशन मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर से बनने वाली, वाटर के अट्रैक्शन में बनने वाली जो एनर्जी है उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। आई थिंक आपको हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी समझ में आ गई होगी। अब है फंडा। अगर आपको हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी दोनों बातें समझ में आ गई है तो हम यहाँ पर दोनों के कंपेयर करेंगे। क्या कंडीशन है? if the hydration energy is higher than that of lattice energy। किससे ज़्यादा होनी चाहिए? किससे ज़्यादा? लेटिस से, है ना। लेटिस एनर्जी। तो आपके पास क्या है कि हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा लेटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए लेटिस एनर्जी से, है ना। तो आपके पास सोल्यूबिलिटी होगी, तो उसकी क्या होगी? सोल्यूबिलिटी। तो लाइन क्या होगी अपने पास? व्हेन द हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लेटिस एनर्जी द सोल्यूबिलिटी विल बी इंक्रीजेस। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी लेटिस एनर्जी से तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? इंक्रीजेज होगी। इफ द हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ द लेटिस एनर्जी देन द सोल्यूबिलिटी विल बी डिक्रीजेस। तो सोल्यूबिलिटी यहाँ तो बढ़ गई और यहाँ घट गई। सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। क्या 2 पॉइंट्स हमने सीखे हैं? इसके अंदर आयनिक जो सॉलिड्स होगा, आयनिक लेटिस होगा, उसके अंदर क्या है? द हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन दैट ऑफ अ लेटिस एनर्जी देन सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीजेस एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज लेसर देन दैट ऑफ द लेटिस एनर्जी देन द सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीजेस। गॉट इट? अगर ऐसा है तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, उसको समझ लेते हैं, है ना। तो कैल्शियम क्लोराइड NaCl, है ना, और AgNO3, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब जो है ये कौन से हैं? इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है इसीलिए डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेटिस एनर्जी से ज़्यादा होती है इसीलिए नमक कभी भी हमने डिज़ोल्व किया है सोल्ट तो क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है। इसका मतलब क्या है? उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। किससे? उसकी लेटिस एनर्जी से। और इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं आपके पास? इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे AgBr, AgI, AgCl, है ना।
ये इस तरह के जो एग्जांपल्स है ये हो जाएंगे। और एक है आपके पास बेरियम सल्फेट, ये ऐसे हैं जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी लेसर होती है देन दैट द लेटिस एनर्जी, तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज हो जाती है, डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, है ना। अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो नेक्स्ट कंसेप्ट अपना है, उस पर हम बात करेंगे। देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये कंसेप्ट जो है हाइड्रेशन, लेटिस एनर्जी, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए, क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, तो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप इसको दूसरों को सेंड करते हो तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, उनकी भी हेल्प होगी और ये कंसेप्ट उनको भी सीखने को मिलेगा। और आपके लाइक और सब्सक्राइब, आपकी प्रेजेंस हमें देते हैं और हमें आपका जो है इससे मोटिवेशन भी मिलता है। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, इसे ज़रूर कीजिए, इसमें कोताही नहीं बरतिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, इन दोनों में तो प्रॉपर्टी सेम होगी, फैक्टर अफेक्टिंग की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। लेकिन अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो उसमें थोड़ी डिफरेंट होगी। क्यों होगी? देखो, इसमें एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का कहानी जो है वो सेम होगी, बस इसमें लेटिस आयनिक और आयनिक वाला जो कंसेप्ट हमने देखा है वो वाला लिक्विड में नहीं होगा, सॉलिड में वो होगा आयनिक कंपाउंड्स का, क्योंकि सॉलिड की वो कैरेक्टर से आयनिक है, ठीक है। लिक्विड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर से ये सारी चीज़ें दोनों आ गई। तो हाइड्रेशन, कोवलेंट और आयनिक दोनों चीज़ें हमने देखी है उसके अंदर, तो वहाँ पर बातें सेम है। टेम्परेचर का इफेक्ट इसमें भी वही होगा जो सॉलिड में होगा, ठीक है। ली-चैटरली प्रिंसिपल सेम काम करेगा यहाँ पे, ठीक है, वो तो उसमें भी करेगा, है ना। और अब हमारे पास प्रेशर का इफेक्ट दोनों में नहीं है, किसके अंदर, ना सॉलिड और लिक्विड, दोनों का ही लिक्विड के अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट्स नॉट अ कंप्रेसिबल नेचर्स प्रॉपर्टीज़ या स्पीसीज, वो नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, ये इनकम्प्रेसिबल है। लेकिन यहीं पे डिफरेंट हो जाता है किसका, गैस का। गैस की प्रॉपर्टी 9th क्लास में हमने पढ़ी है स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में ही। तो गैस की प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिक कंप्रेसिबल नेचर रखती है, हाई कंप्रेसिबल नेचर होता है गैस का। तो अब हम जो बात पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास 3rd नंबर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो अब इसमें क्या है कंडीशंस सर, इसमें भी वही फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लेते हैं इसके अंदर। तो आपके फैक्टर्स इफेक्टिंग देखने आपको, है ना, फैक्टर्स देख लेना है इसके अंदर, फैक्टर्स अफेक्टिंग देखेंगे इसमें। तो क्या हो गया, नंबर वन क्या है आपके पास, नेचर ऑफ गैस इन लिक्विड, नेचर ऑफ गैस इन लिक्विड। इसमें दोनों का ही नेचर हो जाएगा, किसका, सॉल्यूट, और सॉल्यूट में हमारे पास कौन है, गैस, तो गैस का नेचर, और सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का भी नेचर। अब कंसेप्ट तो सीधा सा है कि नेचर के अंदर कौन लग रहा है, लाइक डिजॉल्व, लाइक रूल। बट यहाँ पे भी थोड़ा सा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, लाइक डिजोल्व लाइक रूल हमने जब पढ़ा तो उसमें समझ में आ गया सर, पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। बट क्वेश्चन अराइज इज ऑक्सीजन इन वाटर। अगर मैं आपसे बोलूं क्या वाटर में ऑक्सीजन होता है, वाटर में ऑक्सीजन सोल्यूबल है कि नहीं है,
वाटर के अंदर ऑक्सीजन मिलता है तभी तो हमारे पास एक्वेटिक लाइफ में जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, उसमें है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बट अगर प्रेजेंट है तो ये तो डिसॉल्व लाइक रूल में नहीं आती है। सर वाटर इज अ पोलर लेकिन ऑक्सीजन इज नॉन पोलर। तो फिर ये कैसे? क्वेश्चन यही है कि ऑक्सीजन नॉन पोलर है फिर भी वाटर में डिसॉल्व है, ऐसा कैसे? क्या पॉसिबल है? ऑक्सीजन का वाटर में डिसॉल्व होना पॉसिबल है कि नहीं है? हम जानते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वाटर में, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर कैसे प्रेजेंट होती है? अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर क्यों? यहीं पे बात आती है कि अगर वो प्रेजेंट है तो उसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर इसकी वजह से नहीं है ये डिसॉल्व, किसकी वजह से? डिसॉल्व लाइक रूल की वजह से नहीं है, किसकी वजह से है? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अल्फा, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अल्फा, है ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा? क्लास 9th के अंदर चैप्टर में पढ़ा है द मैटर हैविंग स्पेस। मैटर क्या रखती है? स्पेस रखती है। बोलो सही बात है? यस सर, सही बात है। जैसे कि वी हैव चॉक इज अ सॉलिड, सॉलिड है। क्या सर ये जो सॉलिड चॉक है, क्या ये इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है? यस है। प्रूव करके बताइए। ये लीजिए, प्रूव कर देते हैं। हमने क्या किया, इस चॉक को वाटर में डिप कर दिया। अगर मैं इसको वाटर में डिप करता हूँ, थोड़ी देर तक इसी में रखता हूँ, तो मुझे पता लगेगा, और इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूँगा तो मुझे पता लगेगा कि इसके अंदर क्या है, पानी चला जाएगा, है ना? तो इसके अभी तो इसके सरफेस पे है, अंदर तक नहीं गया। अंदर तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा देर तक रखना है। जैसे कि मैं इसको रख देता हूँ, फिर नोटिस करवा देता हूँ, है ना? ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें चॉक को इसमें डिप कर दे रहा हूँ, ठीक है? फिर देखते हैं कि ये एब्जॉर्ब करती है कि नहीं, अंदर तक इसमें पानी के जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो जाते हैं कि नहीं। ओके, तो ये एब्जॉर्प्शन कंडीशंस है। सॉलिड में स्पेस कम होता है, लिक्विड में थोड़ा, सॉलिड से ज़्यादा, गैसेस से कम, गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है स्पेस पार्टिकल्स के बीच में, है ना? बिटवीन द पार्टिकल्स हैव अ लार्ज स्पेस इन द गैसेस एंड लेसर द गैसेस एंड हायर द सॉलिड। लिक्विड में होता है और जो सॉलिड है उसमें कम होता है। तो इसका मतलब है कि लिक्विड की बात हम कर रहे हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, और एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है तो कुछ गैसेस को एब्जॉर्ब करके रखती है। तो ऑक्सीजन का लिक्विड के अंदर, ऑक्सीजन का वाटर के अंदर प्रेजेंट होना डिसॉल्व लाइक पोलर की वजह से नहीं, पोलर नॉन पोलर तो पसंद ही नहीं करती है ना? तो फिर किसकी वजह से? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, यानी जो एब्जॉर्ब करती है ना, उसकी वजह से। उसी को क्या बोलते हैं हम? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो क्या ये बात आपको पहले पता थी कि ये कभी ये बात दिमाग में आई कि ऑक्सीजन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, फिर भी ऑक्सीजन वाटर के अंदर होती है? तो ऐसा कैसे? क्योंकि वो नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो नॉन पोलर में तो डिसॉल्व होता ही नहीं है। फिर ऑक्सीजन वाटर में कैसे प्रेजेंट है? तो पोलर की वजह से, नॉन पोलर की वजह से उससे नहीं है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट से है। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, यहाँ पे वही बात हो गई, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर नॉन पोलर, है ना? तो एक तो गैसेस में कंसेप्ट लग गया आपका पोलर नॉन पोलर वाला, पोलर नॉन पोलर, और एक एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की बात हो गई है। चलिए, यहाँ तो हमें बात समझ में आ गई है। अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट्स होगा? नेचर की बात हो गई। टेम्परेचर, सर वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सेकंड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो जाएगा सर? वी इंक्रीज द टेम्परेचर, solubility
विल बी डिक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीजेज है। किस में? गैस में। ऐसा क्यों? ज़रूरी नहीं है सब में हो, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ गैसेस अगर वाटर में डिजोल्व होती है तो हीट प्रोड्यूस करती है। यानी कि गैसेस का वाटर में डिजोल्व होना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम कह सकते हैं व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज डिक्रीजेस। ली चैटरले प्रिंसिपल। गैसेस इंक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज हो रही है, वो उसमें नहीं है। इतनी बात तो जानते हो ना, गैस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। वाई? बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज होती है, इसीलिए वो निकल के चली जाएगी। तभी तो हम कहते हैं क्या कि हॉट प्लेसेस में वाटर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है या कोल्ड प्लेसेस में वाटर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है? कोल्ड प्लेसेस में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और वहाँ पर इसी वजह से एनिमल्स, बहुत काइंड ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, कोल्ड प्लेसेस पे, लेकिन अपने हॉट प्लेसेस पे कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। कोल्ड प्लेसेस में टेम्परेचर डिक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, है कि नहीं? तो वहाँ पर कंडीशन क्या है? एक्सोथर्मिक की कंडीशन है। और एंडोथर्मिक की कंडीशन में क्या होगा? वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीजेज। तो सिर्फ ऐसा कौन सी गैसेज है जिनके साथ ऐसा होता है? तो आपके पास यहाँ पर एक्सोथर्मिक, थर्मिक रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ गैसेज में यही होता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। और एंडोथर्मिक में क्या होगा? एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो वो कौन सी है? सिर्फ हम, ये तो सभी गैसेस में, सिर्फ हम उन गैसेस को पता कर लेते हैं जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो वो है आपके पास हाइड्रोजन गैस और हीलियम। हीलियम और हाइड्रोजन गैस ऐसी है जहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब थर्ड पॉइंट आपका आता है, वो है प्रेशर। क्या है? प्रेशर। और प्रेशर हम जानते हैं गैसेस पार्टिकल्स में क्या है? कंप्रेसिबल नेचर्स है, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स, यानी गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? पास पास आएंगे। इसका मतलब आपके पास क्या कंडीशन होगी? व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीजेस। यानी कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? सॉल्युबिलिटी है। हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सॉफ्ट ड्रिंक में कोका कोला तो पी होगी आपने, अब तो ज़बरदस्त आती है, स्प्रिंग वगैरह, पता नहीं पीते ही करंट लग जाता है ना? तो ऐसी आती है। उसमें CO2 होती है, तो CO2 कैसे है उसके अंदर? हम जैसे ही ढक्कन ओपन करते हैं तो क्या होती है? गैसेस जड़ से बाहर निकलती है। तो ऐसा क्यों? आपने क्या किया हुआ है? उसमें प्रेशर देके उसमें CO2 गैसेस जो है फिल की हुई है उसकी प्रिवेंट के लिए। अगर वो फिल की हुई है प्रेशर से, तो आपने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो CO2 की सॉल्युबिलिटी होगी किसमें? उसमें जो लिक्विड है उसके अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है। बोलो बात समझ में आई? यस। तो सॉल्युबिलिटी प्रेशर भी इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये भी इंक्रीज होगी, और यही से जनरेट होता है हमारा फर्स्ट लॉ, हेनरी लॉ। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, और उसे हम नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आने वाले जो भी अपकमिंग वीडियो होंगे उसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो हेनरी के लिए नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।